नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। लास्ट वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देखो और उनसे कुछ ना कुछ सीखो आप लोग। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बहुत डिटेल से आपको पढ़ाने की कोशिश की है, तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखा करो। यदि आपको कुछ समझना है तो कोई भी ऐसा सवाल बचेगा नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप उसको ना कर पाएँ। शर्त आपके लिए एक ही है, वीडियो आप लोग कंप्लीट देखो और कंप्लीट देखो और कंप्लीट वीडियो आप लोग देखो। सभी लोग एकदम बेस्ट पढ़ाते हैं, चाहे जिससे आप लोग पढ़ो कंटिन्यू आप लोग उनसे पढ़ो, चाहे मुझसे आप लोग पढ़ते हो या फिर किसी और से पढ़ते हो। ये ज़रूर है कि जैसा एक सिस्टमेटिक वे से पेड कोर्स में भी इस तरीके से कंटिन्यू और सारे के सारे प्रावधान कैसे अलग से हैं, क्या क्या प्रावधान जोड़े गए, उन सभी की हम बात करते हुए चल रहे हैं सिस्टमेटिक वे से। तो फ्री ऑफ कॉस्ट इतना बेस्ट मिल रहा है तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं इसको। और आप लोग शेयर किया करो सभी के साथ, शेयर आप लोग करते हो उसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे बाकी जो प्रधानमंत्री के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझा दिया था कि क्या क्या प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है, किसके प्रति जिम्मेदार होता है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार है और सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होता है प्रधानमंत्री। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लास्ट वीडियो में मैंने ये भी आपको बता दिया है कि प्रधानमंत्री कितने प्रकार के बन सकते हैं, उनकी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो उसके संबंध में क्या पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है या फिर नहीं हो जाती, उनकी कंडीशन क्या है। और उसके बाद मैं बात करूं, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसके संबंध में क्या मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी या फिर नहीं होगी, या किसी एक सिंगल मंत्री ने त्यागपत्र दिया है तो उसके संबंध में क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं, उन सभी की मैं बात यहाँ पर आपसे करने वाला हूँ। फिर मैं आपको ये बताऊँगा मंत्रिपरिषद में और मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है, और फिर हम बात कर लेंगे मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। फिर उससे संबंधित तथ्यों की हम बात कर लेंगे, जैसे किचन कैबिनेट क्या है, छाया मंत्रिमंडल क्या है, इन सब की बात हम कर लेंगे। ऐसा कोई सवाल आपके जहन में बचेगा नहीं जो एग्ज़ाम में पूछा जाए और आप उसको ना कर पाओ। तो शर्त एक है, आप लोग कंप्लीट देखो। अब हम बात करते हैं पहली सवाल की। क्या है सवाल हमारे पास, यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देते हैं तो उनके संबंध में क्या, यानी मंत्रिपरिषद पर क्या असर होता है, मंत्रिपरिषद पर क्या असर पड़ता है, क्या असर पड़ता है। पहली कंडीशन है ये, ध्यान से आप लोग इसको समझो। यदि हम बात करें, इसमें सारे के सारे मंत्री शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। अब प्रधानमंत्री ने क्या कर दिया है, त्यागपत्र दे दिया है, तो वहाँ पर आप लोग इसको समझ लो क्या होता है। प्रधानमंत्री ने यदि त्यागपत्र दे दिया है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाएगी। पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, भंग हो जाती है और सभी मंत्रियों के मंत्री पद समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। किस कंडीशन में होते हैं, यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया है तो वहाँ पर सारे मंत्रियों के क्या हो जाएंगे, मंत्री पद समाप्त हो जाएंगे। वह संसद के सदस्य तो बने रहेंगे पर उनके मंत्री पद क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रधानमंत्री त्यागपत्र सौंप देते हैं तो, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है,
मंत्रिपरिषद पूर्णतः भंग हो जाती है। वापस से यदि समय बचा हुआ है, आगे के लिए लोकसभा का कार्यकाल बचा हुआ है, तो राष्ट्रपति की यहाँ पर ये शक्ति होती है कि ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जो सदन में बहुमत साबित करने के लिए या बहुमत साबित कर सकता हो। ये कंडीशन यहाँ देखने के लिए मिलती है। ये सवाल था। और उसके बाद यदि बात करें हम, किसी एक मंत्री ने प्रधानमंत्री को छोड़कर यदि कोई और मंत्री त्यागपत्र देता है तो उसके संबंध में मंत्रिपरिषद की क्या स्थिति होती है, उसको भी आप लोग यहाँ पर समझो। दूसरी कंडीशन का सवाल है, यदि कोई अन्य मंत्री त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिपरिषद पर क्या असर पड़ता है? तो मंत्रिपरिषद पर क्या असर पड़ता है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखो। तो वहाँ पर मंत्रिपरिषद पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। सभी मंत्रियों के पद बने रहेंगे। यदि प्रधानमंत्री से अलग और किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया है तो सभी मंत्रियों के पद बने रहेंगे, कोई भी उन पर असर नहीं आएगा। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करते हैं किसकी, मंत्रियों की, कि कितने प्रतिशत होते हैं प्रधानमंत्री सहित। तो वहाँ पर कल भी मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री होते हैं, तो 15% अधिकतम मंत्री होते हैं कुल सदस्य संख्या का। अधिकतम 15% कुल सदस्य संख्या का। अब बात करते हैं हम 15% में कौन कौन से मंत्री शामिल होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। ध्यान से अच्छे से आप लोग समझना। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार की। मंत्रियों के प्रकार यानी कितने प्रकार के मंत्री होते हैं। तो अच्छे से आप लोग समझना, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, ध्यान से आप लोग समझो। पहला, कैबिनेट मंत्री। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। और तीसरे होते हैं उप मंत्री। जो 15% की कंडीशन थी उसमें ये 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं। ऐसे मंत्री जिन पर बड़े विभाग होते हैं। बड़े विभाग का मतलब कैसे हैं?
जैसे वित्त विभाग, वित्त मंत्री इसमें शामिल होगा, रक्षा मंत्री इसमें शामिल होगा, और इसी के साथ इसमें हम बात करें और कौन शामिल होगा, गृह मंत्री इसमें शामिल होगा, और उसके बाद हम बात करें रेल मंत्री इसमें शामिल होगा, फिर उसके बाद बात करें हम तो कृषि मंत्री इसमें शामिल होगा। यानी ऐसे जो बड़े बड़े विभाग हैं, बड़े विभाग होते हैं, उन सभी के एक मुख्य मंत्री होता है। जैसे वित्त मंत्री की बात करें तो फाइनेंस का सारा मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री वित्त मंत्री के पास होती है। रक्षा की बात करें तो ओवरऑल भारत में रक्षा से संबंधित क्या क्या प्रावधान बनाए जाएंगे, वहाँ पर रक्षा मंत्री का रोल रहता है। गृह मंत्री पूरा होम मिनिस्ट्री आती है इसके अंदर, पूरा जो भारत या भारत के बाहर जितने भी सारे के सारे प्रावधान हैं, तो वहाँ पर वो देखने के लिए क्या है, गृह मंत्री बनाए जाते हैं। ये प्रावधान यहाँ पर ये बड़े विभाग होते हैं। या बड़े विभाग में कौन कौन से हैं, वित्त, रक्षा, गृह मंत्री, रेल मंत्री हुए, कृषि मंत्री हुए। बाकी और कई ऐसे विभाग होते हैं जिसमें अधिक या फिर बड़े विभाग जिनके पास होते हैं, उन विभागों को क्या बोलते हैं, उन विभागों के मंत्री को बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। आप लोग अच्छे से याद रखना। उसके बाद हम बात करते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के, यानी इनको एक अलग विभाग दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है एक विभाग का। यदि हम बात करें रक्षा मंत्री की, तो वहाँ पर रक्षा राज्य मंत्री होगा और उसके लिए स्वतंत्र एक अलग विभाग दिया जाएगा। रक्षा मंत्री से ही संबंधित, रक्षा विभाग से संबंधित एक स्वतंत्र विभाग दिया जाता है जो राज्यों के संबंध में प्रावधान बनाता है। उनके संबंध में राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार का। दूसरी की कंडीशन आती है यहाँ पर राज्य मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री होते हैं सहायक के तौर पर, राज्य मंत्री सहायक। ये सहायक राज्य मंत्री कौन है, ये सहायक राज्य मंत्री इनकी सहायता करने के लिए बनाए जाते हैं। इन जो विभाग हैं, बड़े विभाग, कैबिनेट विभाग हैं, उनमें जो भी मंत्री यहाँ पर बनाया जाएगा, गृह मंत्री राज्य मंत्री सहायक, और इनकी सहायता के लिए होते हैं। तो यह इनके पास स्वतंत्र विभाग होता है, स्वतंत्र विभाग होता है, और यह कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए बनाए जाते हैं। ढंग से और अच्छे से आप लोग इस बात को याद रखना। इतने प्रकार के हमारे मंत्री होते हैं। और यहाँ पर बात करें हम उपमंत्री, तो ऐसे मंत्री जो प्रशासनिक कार्य, इसमें उपमंत्री की बात करें तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ उपमंत्री को। उपमंत्री कौन होते हैं, यह मंत्रियों के अब तो मैं इसको साफ कर दूं ना, चलो रहने दूं, यहाँ ही लिख देता हूं। यह मंत्रियों के प्रशासनिक कार्य करते हैं। यह मंत्री परिषद की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। यह मंत्री परिषद की बैठक में भाग नहीं लेते हैं।
ये बहुत अच्छे से आप लोग याद रखना। उप मंत्री हम उनको बोलते हैं जो प्रशासनिक कार्य करते हैं मंत्रियों के, और यह मंत्रिपरिषद के बैठक में भाग नहीं लेते। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। ये थे हमारे मंत्रियों के प्रकार। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद में कौन से मंत्री शामिल होंगे और मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होंगे, उसको आप लोग समझ लो। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद में कौन से मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में कौन से मंत्री शामिल होते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखा करो यदि आपको कुछ सीखना है तो, क्योंकि कोई भी हम लोग एक्स्ट्रा बात तो करते नहीं हैं बीच में कि हाँ भाई प्रमोशन कर रहे हैं कि शेयर लाइक ये सब करो। कोई भी स्टार्टिंग में तो बोलना ही पड़ेगा ताकि आप लोग भूल ना जाओ, उसके लिए तो है ना। इतना तो मैं बोल ही सकता हूँ जब आपको पढ़ाता हूँ, तो इतना तो मेरा भी अधिकार है आप पर कि आप लोग इसको शेयर करो। कहने का, पढ़ाई का आपका मुझ पर अधिकार है कि आप लोग पढ़ाओ। अब हम बात करते हैं मंत्रियों के प्रकार की, या फिर मंत्रियों की कौन कौन से मंत्री किस में शामिल होते हैं। प्रकार की तो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं मंत्रिपरिषद क्या होती है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल उनकी हम बात यहाँ पर करते हैं। ध्यान से और अच्छे से आप लोग यहाँ पर समझना। मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ नॉर्मल तौर पर, फिर बाद में लिखवा दूंगा तुरंत के तुरंत ही। समझ लो पहले। मंत्रिपरिषद की बात की जाती है तो मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री शामिल होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री भी शामिल होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी शामिल होते हैं। सभी जितने मंत्री बनाए जाते हैं वो सभी के सभी मंत्री कहाँ शामिल होते हैं? मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। पहला पॉइंट। मंत्रिमंडल की बात की जाए तो मंत्रिमंडल में केवल और केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट कैबिनेट में, यानी मंत्रिमंडल में फर्स्ट पॉइंट। इसकी हम बात करें यहाँ पर मंत्रियों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल ओवरऑल जितने मंत्री हैं 60 से 70 मंत्री कहाँ पर आएंगे? मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। और यहाँ पर बात करें यहाँ मंत्रिमंडल में कितने मंत्री होते हैं, तो जितने कैबिनेट मंत्री होंगे 10-12 कैबिनेट मंत्री कहाँ पर शामिल हो जाएंगे? मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। यदि कोई भी अध्यादेश लाना हो राष्ट्रपति को तो किसकी सिफारिश पर लाते हैं? मंत्रिपरिषद की या फिर मंत्रिमंडल की? तो वहाँ पर मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या लाते हैं? यदि कोई भी किसी विषय पर कानून बनाना है, राष्ट्रपति को अध्यादेश लाना है, तो मंत्रिमंडल की सलाह से लाते हैं। ये भी आप लोग याद रखना। मुख्यतः भूमि कानूनों के संबंध में किसकी होती है, उसको आप लोग याद रखना। तो मुख्यतः प्रावधान या मुख्यतः भूमिका किसकी होती है, तो वहाँ पर मंत्रिमंडल की मुख्य भूमिका होती है कानूनों के संबंध में। और उसके बाद इनकी सिफारिश के बाद, इनकी सहमति के बाद कंप्लीट मंत्रिपरिषद की सहमति की आवश्यकता होती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। सबसे पहले मूल संविधान में किसका उल्लेख था, तो केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल नंबर 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रावधान किया गया, मंत्रिमंडल का प्रावधान किया गया, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कौन से मंत्री शामिल होते हैं, कानूनों के बनाने में क्या इनकी भूमिका है, उनकी हमने अभी बात की कि मुख्यतः भूमि मंत्रिमंडल की होती है, जिसमें सारे कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री सहित शामिल होते हैं। और इसमें सभी के सभी मंत्री, और इसमें ओनली कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री सहित। तो उनको आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको समझाया है। लिखते हैं उनकी हम बात।
अब यहाँ बात की जाती है, तो मैंने आपको बता दिया मूलतः संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का उल्लेख था और बाद में जो जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 352 में मंत्रिमंडल शब्द, क्योंकि जब इमरजेंसी लगाई जाती है तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिमंडल की सहमति से, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से क्या की जाती है, इमरजेंसी की घोषणा की जाती है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। अब मैं लिखता हूँ इसके अंदर क्या क्या पॉइंट हैं, उनको आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, ये आप लोग अच्छे से याद रखना। और इसमें मंत्रियों की संख्या की बात की जाए तो कितनी होती है, इसमें मंत्रियों की संख्या 60 से 70 तक होती है। और इसमें बात की जाए, इसमें मंत्रियों की संख्या 10 से 15 तक होती है। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। यदि, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यदि अध्यादेश लाया जाता, यदि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है, अध्यादेश लाया जाता है, तो केवल मंत्रिमंडल की सहमति की आवश्यकता होती है। हालांकि मैंने आपको कंडीशन बता दी है अध्यादेश के संबंध में, जब आर्टिकल 123 आपको राष्ट्रपति की शक्तियों में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, पर कहा था मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में जब मैं आपको अंतर बताऊंगा तो वहाँ पर मैं ये चीज़ें भी बता दूंगा किसकी सिफारिश पर ऐसा करता है राष्ट्रपति, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही अध्यादेश लाया जाता है। इसको बाद में क्या किया जाता है, संसद में रखवाया जाता है, उसके बाद पूर्णतः कार्य किया जाता है। इसको कानून बनाना होगा तो क्या प्रावधान है, सब मैंने आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की शक्तियों में समझा दिया है आपको। ये अच्छे से आप लोग याद रखना, ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यह है यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और यहाँ पर बात करें थर्ड पॉइंट, ये तो इसी के साथ लिखा हुआ था अध्यादेश का, इसी में मेंशन करना। यह मंत्रिपरिषद की उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को लोकसभा के प्रति जिम्मेदार करती है। ये भी आप लोग ढंग से अच्छे से याद रखना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चलो यहीं पे मैं और लिख देता हूँ। कानून बनाने में इसका मुख्यतः योगदान होता है। इसकी सहमति की आवश्यकता कानून बनाते समय होती है। यानी इसकी आवश्यकता है यहाँ पर। और मुख्यतः योगदान किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रख लेना। आवश्यकता तो पड़ती है मंत्रिपरिषद की, क्योंकि और भी मंत्री शामिल यहाँ पर होते हैं, पर मुख्यतः योगदान चाहे कानून बनाने के संबंध में हो या फिर अन्य कार्य करने के संबंध में हो, तो मुख्य योगदान किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना, ध्यान से याद रखना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम और एक दो पॉइंट है इसके बारे में, उसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर अगला पॉइंट जोन सा भी है, लिखना उसको आप लोग, नंबर होगा आपके पास। इसके कार्यों का निर्धारण मंत्रिमंडल करता है। मंत्रिमंडल करता है किसके? मंत्रिपरिषद के कार्यों का निर्धारण। यहाँ पर जो भी नंबर हो इसका लिखना। और यह विपक्ष के द्वारा दिए गए कार्यों के अनुसार या कहे गए कार्यों के अनुसार नियम बनाता है या बनाती है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। इसका और इसकी बैठक जल्दी नहीं होती है। और इसकी बैठक की बात करें तो इसकी बैठक सप्ताह में होती रहती
रहती है। इसकी बैठक सप्ताह में होती रहती है। यानी अधिक बैठक किसकी होती है? मंत्रिमंडल की। और इसकी बैठक क्या होती है? कम होती है। इसका प्रावधान मूलतः संविधान में किया गया था। और इसका प्रावधान चवालीसवें संविधान संशोधन 1978 से आर्टिकल 352 में किया गया। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। ये प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के अंतर्गत। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मुख्यतः रोल किसका होता है? मंत्रिमंडल का होता है। और उसके प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 352 में इसको जोड़ा गया। ये आप लोग ध्यान से याद रखना। अब हम बात कर लेते हैं किसके संबंध में? छाया मंत्रिमंडल क्या है और किचन कैबिनेट क्या होता है, उनके बारे में नॉर्मल से ध्यान से आप लोग इसको याद रख लेना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो इसका, फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, तो ले लिया होगा ना। थोड़ा सा टाइम भी कम हुआ आपके लिए तो आप ले लिया करो स्क्रीनशॉट तुरंत के तुरंत ही। अब हम बात करते हैं किसकी? एक तो बात करते हैं छाया मंत्रिमंडल की। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? और दूसरी हम बात करेंगे किचन कैबिनेट की। तो छाया मंत्रिमंडल है, यह मंत्रिमंडल सरकार के मंत्रिमंडल पर नज़र रखता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। जैसे कहते हैं विपक्ष, जिसको हम बोलते हैं विपक्ष में, विपक्ष का नेता, जब लोकसभा में आपको मैं पढ़ाऊंगा वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि विपक्ष के नेता का मुख्यतः कार्य क्या होता है। तो वहाँ पर यही प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जो छाया मंत्रिमंडल है वो विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है और विपक्षी सदस्य इसमें शामिल होते हैं और ये है सरकार के मंत्रिमंडल पर नज़र रखते हैं कि जो विधि बनाई जाती है वो उचित हैं या फिर नहीं हैं, उनके संबंध में क्या क्या प्रावधान बदलाव करने हैं। तो वहाँ पर छाया मंत्रिमंडल देखने के लिए मिलता है। ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। तो यह है सरकार का, यह है विपक्ष के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करें किचन कैबिनेट की। किचन कैबिनेट से पता होगा आपको, किचन का मतलब रसोई घर। रसोई घर कहाँ पर होती है? सभी के घरों में। और उसी में प्रावधान है कि किचन, इसमें या इस कैबिनेट में प्रधानमंत्री के सगे संबंधी मंत्री होते हैं। और ये प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? राष्ट्रपति जो अमेरिका है वहाँ पर देखने के लिए मिलता है किचन कैबिनेट का। तो वहाँ पर सगे संबंधी अधिकतर मंत्री बना लिए जाते हैं।
तो ये किचन कैबिनेट उसको हम बोलते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री के सगे संबंधी क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, चाहे उसकी लड़की हो, लड़का हो, और बाकी जितने भी आप लोग देख सकते हैं उसके सगे संबंधित रिश्तेदार भी इसके अंदर क्या होते हैं, मंत्री होते हैं किचन कैबिनेट में। इसको आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तो एक प्रावधान बहुत अच्छा और एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, उसको स्टार बना के आप लोग लिखना, इम्पोर्टेंट है वो, संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव का क्या कार्य होता है? संसदीय सचिव का कार्य होता है मंत्रियों की सहायता करना। मंत्रियों की सहायता करने के लिए संसदीय सचिव होते हैं। और एग्ज़ाम में सवाल पूछा जाता है, क्या संसदीय सचिव मंत्रिमंडल के या फिर मंत्रिपरिषद के भाग हैं या फिर नहीं हैं, या फिर संसद के भाग हैं या फिर नहीं हैं? उसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर समझना। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव क्या प्रावधान है उनके बारे में? तो यह मंत्रियों की सहायता करने के लिए होते हैं, करने के लिए होते हैं। और पूछा जाता है ये संसद के भाग हैं या फिर नहीं हैं? तो संसदीय सचिव संसद के भाग नहीं हैं, संसद के भाग नहीं है। ये भी आप लोग बढ़िया से अच्छे से याद रखना, नहीं है और नहीं है। संसदीय सचिव क्या कार्य करते हैं? मंत्रियों की सहायता करने के लिए। प्रत्येक मंत्री की सहायता करने के लिए संसदीय सचिव होता है, परंतु वह संसद का भाग नहीं है। ये आप लोग याद रखना ताकि इसका आकार ना बढ़ जाए, इसलिए ये भाग नहीं होते हैं। क्योंकि वहाँ पर मंत्रिपरिषद में 15% में तो ये संसदीय सचिव प्रत्येक मंत्री का सचिव होगा मंत्रालय का, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये भाग नहीं माने गए हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं मंत्रियों के क्या क्या अधिकार होते हैं। जैसे मंत्री केवल यदि लोकसभा का बना हुआ है तो वह लोकसभा में ही बोल सकता है या फिर नहीं, उसके संबंध में क्या क्या शर्त मंत्रियों के बारे में दी गई हैं, तो उसको भी आप लोग समझना। स्क्रीनशॉट आपने इसका लिया होगा, उसकी हम बात करते हैं अब कि मंत्रियों के क्या क्या अधिकार मुख्यतः देखने के लिए और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको आप लोग अच्छे से समझना। आर्टिकल नंबर 78 की बात की जाए, आर्टिकल नंबर 78 की बात की जाए, इसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि उसके द्वारा, इस आर्टिकल के अनुसार या इसके अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होता है कि वह जो कार्य करता है, कि वह कर्तव्य होता है कि उसके द्वारा, किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, उसके द्वारा किए जा रहे कार्यों की सूचना
राष्ट्रपति को दे, राष्ट्रपति को दे। ये आर्टिकल नंबर 78 में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। जो भी कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को दे, ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है आर्टिकल 78 के अनुसार। और यहाँ पर बात करें हम आर्टिकल नंबर 88 में प्रावधान क्या देखने के लिए मिलता है, आर्टिकल 88 इसमें प्रावधान, इसमें प्रावधान किया गया है कि मंत्री किसी भी सदन में जाकर बोल सकते हैं। ये अच्छे से आप लोग याद रखना। यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है। अब ये जब हम बात करेंगे उसके बाद, जैसे महान्यायवादी है तो महान्यायवादी की आर्टिकल 88 में भी शर्त दी गई है। वहाँ महान्यायवादी को जब हम पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर बात कर लेंगे। इसके अनुसार आर्टिकल 88 के अनुसार इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी जो मंत्री है वो वह किसी भी सदन में क्या कर सकता है, जाकर बोल सकता है, उसको पूर्णतः अधिकार होता है। ये आप लोग अच्छे से याद रखना। ये सारे के सारे प्रावधान थे प्रधानमंत्री से संबंधित। यदि आपको लगता है कोई भी पॉइंट ऐसा कि इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा नहीं की है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। और आप लोग मुझे ये ज़रूर बताना कि प्रधानमंत्री को आप लोग पढ़ोगे या फिर वैसे ही आपको बाद में मैं स्पेशल में पढ़ा दूं। बाकी प्रधानमंत्रियों के नाम या फिर कार्य के बारे में मैं सोच रहा हूं कि उसके लिए एक ही अलग से आपको कभी नोट स्टार बना के पूरा ही प्रधानमंत्री, क्या क्या प्रधानमंत्री कौन कौन से बने हैं उनको अलग से समझा दूंगा। तो उसके बाद हम सोच रहे हैं उसके बाद हम बात कर लें महान्यायवादी की। महान्यायवादी क्या है, यानी प्रधानमंत्री की हम बात ना करके कौन कौन प्रधानमंत्री बने हैं उसको तो आप लोग खुद ही देख लेना। नहीं तो मैं अलग स्पेशल क्लास लेकर उनकी प्रधानमंत्री की क्लास आपके लिए लगा दूंगा एक बाद में। तो उसके बाद हम इसके बाद महान्यायवादी की बात कर लेंगे। फिर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देना, क्योंकि मोस्टली महान्यायवादी से सवाल अधिक बनते हैं। तो बताना आप लोग कमेंट करके कि आप लोग पहले क्या पढ़ेंगे, महान्यायवादी या फिर प्रधानमंत्री आपको पढ़ने हैं। बाकी महान्यायवादी ही कर लेंगे हम लोग, क्योंकि उसमें अधिक सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना, और पढ़ते रहना, मस्त रहना, ज़बरदस्त रहना, और इसको आप लोग शेयर करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका।